हेलो दोस्तों, BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। सोचिए, जब दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेसमैन का नाम आता है तो दिमाग में क्या आता है? पैसा, दौलत, है ना? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सम्मान उनके पैसे से कई ज्यादा उनके किरदार की वजह से होता है। आज हम एक ऐसे ही लीडर रतन टाटा के जीवन और उनकी विरासत को थोड़ा और करीब से जानेंगे। ये एक लाइन रतन टाटा की पूरी शख्सियत को बयां कर देती है। और ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये वो नींव है जिस पर उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य और अपनी विरासत खड़ी की है। चलिए समझते हैं कैसे। तो सवाल ये है कि आखिर उनमें ऐसा क्या खास था? क्या वजह थी कि दुनिया ने उन्हें सिर्फ एक कामयाब अरबपति नहीं, बल्कि एक महान इंसान के तौर पे देखा? चलिए इस विशाल साम्राज्य के पीछे छिपे उस इंसान को करीब से जानते हैं। और इस सवाल का जवाब हमें उनके बचपन में मिलता है, उन शुरुआती तजुर्बों में जिन्होंने उन्हें दुनिया के सबसे अलग बिजनेस लीडर्स में से एक बनाया। उनका जन्म भारत के सबसे मशहूर औद्योगिक घराने में हुआ। सुनने में तो लगता है कि जिंदगी बहुत आसान रही होगी, लेकिन सच कुछ और था। जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता अलग हो गए और उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। यही वो वक्त था जिसने उनकी शख्सियत को बनाना शुरू किया। और इसी अकेलेपन ने उन्हें एक ऐसी चीज सिखाई जो किताबों में नहीं मिलती, आत्मनिर्भरता। उन्होंने खुद के फैसलों पर भरोसा करना सीखा और ये क्वालिटी आगे चलकर उनके बड़े और साहसी फैसलों की ताकत बनी। जरा सोचिए, एक तरफ चेयरमैन के पोते होने का आराम और दूसरी तरफ फैक्ट्री की धधकती भट्टियों के पास चूना पत्थर उठाना। उन्होंने ये दूसरा रास्ता चुना। वो चाहते तो आराम से ऑफिस में बैठ सकते थे, लेकिन वो बिजनेस को जमीनी स्तर पर समझना चाहते थे। अब बात करते हैं उस दौर की जब वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने। तब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, टाटा ग्रुप को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाना। लेकिन चेयरमैन बनना और सबको साथ लेकर चलना दो अलग बातें थीं। 1991 में जब JRD टाटा ने उन्हें चुना तो ग्रुप के कई बड़े लीडर्स इस फैसले से खुश नहीं थे। पर उन्होंने किसी से बहस नहीं की, बल्कि खामोशी से अपने काम से सबको जवाब दिया। और फिर उन्होंने वो करना शुरू किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक के बाद एक ग्लोबल कंपनियों को खरीदना शुरू किया। ब्रिटेन की मशहूर टैटली टी से लेकर यूरोप की विशाल स्टील कंपनी कोरस तक उन्होंने इतिहास रच दिया। कोरस स्टील की डील, और इसका साइज जानते हैं? पूरे 12 अरब डॉलर। उस वक्त किसी भी भारतीय कंपनी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ी बात थी। इसने दुनिया को दिखा दिया कि टाटा ग्रुप क्या कर सकता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके फौरन बाद उन्होंने 2.3 अरब डॉलर में जगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया। ये वो ब्रांड्स थे जिन्हें दुनिया नाकाम मान चुकी थी, लेकिन रतन टाटा ने उनमें भविष्य देखा। लेकिन इन अरबों खरबों डॉलर के सौदों के शोर में रतन टाटा के दिल में एक बहुत ही खामोश और सीधा साधा सपना पल रहा था। एक ऐसा सपना जो उनके किरदार का दूसरा पहलू दिखाता है। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या हर भारतीय परिवार के लिए एक सुरक्षित और सस्ती कार बनाना मुमकिन है? पता है ये आइडिया कहाँ से आया? किसी आलीशान बोर्डरूम मीटिंग से नहीं, बल्कि सड़क से। जब उन्होंने बारिश में भीगते एक परिवार को एक ही स्कूटर पर असुरक्षित तरीके से जाते हुए देखा। ये प्रोजेक्ट मुनाफे से ज्यादा हमदर्दी से जुड़ा था। और इसी सोच ने जन्म दिया 1 लाख की कार को। यही तो उनकी खासियत थी, एक तरफ अरबों डॉलर की ग्लोबल डील्स और दूसरी तरफ एक आम भारतीय परिवार के लिए 1 लाख रुपए की कार बनाने का सपना। हाँ, ये सच है कि नैनो कमर्शियली उतनी बड़ी हिट नहीं हुई जितनी उम्मीद थी, लेकिन इस कार के पीछे का जो सपना था ना, उसने ये साबित कर दिया कि रतन टाटा के लिए लोग हमेशा मुनाफे से पहले आते हैं। और लोगों के बारे में सोचने की ये जो फितरत थी, ये सिर्फ नैनो तक ही सीमित नहीं थी, ये तो पूरे टाटा ग्रुप की बुनियाद है। एक ऐसा सिद्धांत कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए होता है।
ये समझना बहुत जरूरी है कि टाटा ग्रुप काम कैसे करता है। ये कोई आम कंपनी नहीं है। देखिए, जो मेन होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स, उसका 66% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट्स का है। आसान भाषा में, कंपनी का 2/3 मुनाफा समाज के भलाई के लिए जाता है। और ये पैसा जाता कहाँ है? शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, गांवों के विकास से लेकर आजकल के नए स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने तक, ये पैसा देश की नींव को मजबूत करने में लगता है। और उनकी ये अच्छाई सिर्फ पैसे देने तक नहीं थी। याद कीजिए 2008 के मुंबई हमले। उस मुश्किल वक्त में वो बिना मीडिया को बताए ताज होटल के हर एक कर्मचारी, हर एक पीड़ित के परिवार के पास खुद गए। ये होता है असली लीडरशिप, जो सुर्खियों से दूर अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है। रतन टाटा की कहानी हमें यही सिखाती है कि दौलत और अच्छा किरदार साथ साथ चल सकते हैं, और जब ताकत में विनम्रता घुल जाती है तो वो ताकत और भी ज्यादा असरदार हो जाती है। तो आखिर में रतन टाटा की विरासत हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। हम किसी लीडर को कैसे याद रखते हैं? इस बात से कि उसने कितना बड़ा साम्राज्य बनाया, या इस बात से कि उसने वो साम्राज्य। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। BYK के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन। हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।